वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके रेलवे एनटीपी सीबीटी 1 एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले सालों के पेपर की सीरीज को स्टार्ट किया है। इसके पहले हमने आपके लिए जीके और जीएस की सीरीज भी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपको 40 महत्वपूर्ण जीके और जीएस के क्वेश्चन करा रहे हैं जो पिछले बार आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसे आप लोग प्ले में जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। और साथ ही साथ में हम आपके लिए रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चन आपके सीबीटी 1 एग्जाम में पूछे गए थे और इसी लेवल और पैटर्न में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनकी सीरीज भी चला रखी है। ये रीजनिंग का हमारा दूसरा वीडियो होगा। इसके पहले एक वीडियो आपको रीजनिंग करा चुके हैं, जिसे आप लोग प्लेस में जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। और आप लोग प्रयास कीजिए क्या आप इन 30 क्वेश्चनों में से पिछले साल का एनटीपीसी का जो पेपर है इसके 25 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं कि नहीं, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखने का प्रयास करिएगा। आज का देखिए पहला क्वेश्चन होगा रीजनिंग के सेट का। ये रीजनिंग का हमारा दूसरा सेट है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है 4 आपको शब्द दिए गए हैं, 3 किसी न किसी तरह से संगत हैं और 1 इसमें से असंगत है। तो असंगत की आपको पहचान करनी है। सबसे पहले आपको प्रयास करना है, इसके बाद आपको आंसर बताए जाएंगे। यहां पर देखिए लिखा गया है हैंगर, पाना, पेचकस और ड्रिल। तो आप जानते हैं पाना, पेचकस और ड्रिल जो हैं एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे कोई ना कोई कार्य किया जाता है, जो कि आप हैंगर से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इन 4 विकल्पों में असंगत जो होगा वो हैंगर ही होगा, क्योंकि 3 यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं जिनसे आप कोई ना कोई चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके कोई चीज़ बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, लेकिन हैंगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा असंगत में पहला वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार आप चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और बेल आइकन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कथन और निष्कर्ष में। तो पहले आप कथन को पढ़ लीजिए। कथन में लिखा गया है 18 या उससे अधिक आयु की लड़की से शादी करना उचित है। तो ये कथन आपको दिया गया है। अब आपको बताना है इन दोनों निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष आपको सही लग रहा है। इसमें देखिए पहला निष्कर्ष में लिखा गया है इस आयु में लड़की मां बनने के लिए शारीरिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक रूप से परिपक्व हो जाती है। या फिर दूसरा निष्कर्ष में लिखा गया है लोग डर की वजह से 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से शादी नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार ने बाउंडेशन लगा रखा है कि 18 वर्ष से कम आयु की शादी जो है मान्य नहीं होगी, और इसलिए ये डर सताता है कि 18 वर्ष से अधिक की आयु से लड़की शादी करते हैं। या फिर मेन कारण जो है शारीरिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक रूप से परिपक्वता मेन कारण है। तो निष्कर्ष पहला वाला ही सही है, इसलिए एज 18 रखी गई है लड़कियों की शादी की। अभी ये एज जो है 21 बढ़ाने की बात चल रही है, ठीक है। तो डर कोई वजह नहीं है, इसलिए निष्कर्ष को कौन सा आप सही करेंगे, निष्कर्ष नंबर 1 ही इसका पालन करेगा। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। अब यहां पर तीसरा क्वेश्चन है। 4 आपको देखिए शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है। तो असंगत का आपको चयन करना है। पोस्ट कार्ड यहां पर लिखा गया है, पार्सल लिखा गया है, पिन कोड लिखा गया है, पत्र लिखा गया है। तो आपको इसमें से असंगत कौन सा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा कर वीडियो को लाइक किया करिए, और किसी में समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य लिखा करिए और शेयर अवश्य कीजिएगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंच सकें। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट कार्ड और पार्सल और पत्र ये सभी भेजे जाते हैं, जबकि पिन कोड एक तरह से एक कोड होता है जहाँ पर आपको भेजना है। तो ये तीनों भेजने वाली चीज़ें हैं और पिन कोड कोई भेजा नहीं जाता है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। तो पोस्ट कार्ड, पार्सल और पत्र एक तरह से हैं और पिन कोड जो है इसमें से आपको अलग नजर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है। लिखा गया है नीचे दी गई आकृति में आपको सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात करनी है। मतलब कि ये आकृति में आपको जैसे सीधी रेखा ये गई है, ये गई है, इस प्रकार से जितनी भी सीधी रेखाएं गई हैं इसे आप लोग गिनने का प्रयास करिए। आसानी से गिन लीजिए, क्योंकि न्यूनतम संख्या पूछा है, ज़्यादा आपसे पूछा भी नहीं गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये देखिए 4 रेखाएं, तो इसकी ये हो गई। यहाँ पर देख लीजिए एक रेखा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये हो गई। तो बाहर वाली चारों हो गई और अंदर वाली सीधी में 1, 2, 3 और 4। तो 4, 4, 8 आपके पास हो गई, और 2, 2 इनके विकर्ण हो गए। एक ये विकर्ण हो गया, एक ये अंदर वाले का और एक ये बाहर वाले का विकर्ण हो गया। तो इस प्रकार से आपके पास जो संख्या मिली वो 4 + 4 + 4, तो टोटल आपके पास 12 जो हो जाएगी वो न्यूनतम संख्या हो जाएगी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा जा रहा है उस वेन आरेख का आपको चयन करना है जो फल, खट्टे फल और संतरा के बीच में
सही संबंध को दर्शाता है। तो देखिए फल हमारा खट्टा फल और संतरा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बड़े से गोला जो है वो आप फल का बना लीजिए, बड़ा से गोला, और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपके खट्टे फल भी आ जाएंगे। ठीक है, तो फल के अंदर खट्टे फल आ गए और खट्टे फलों में ही आपको संतरा रखना है। तो सबसे छोटा जो गोला होगा वो संतरा का गोला होगा, उसके ऊपर वाला गोला खट्टे फलों का, और सबसे बड़ा गोला जो होगा वो संतरा का होगा। तो सही ऑप्शन आपको कौन सा नजर आ रहा है? सही ऑप्शन हमारा दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, खट्टे फलों में आपका संतरा भी आता है, नींबू भी आता है, तो खट्टे फलों के गोले के अंदर ही आपका संतरा रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किसी कूट भाषा में रेट को हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो फंड को हम किस प्रकार से लिखेंगे ये आपको बताना है। तो इस प्रकार की सीरीज को सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट के आर्डर से लगा लेंगे, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि रेट जो है वो किस प्रकार से आगे संबंध रखता है। तो रेट को यहाँ पर अगर आर का देखेंगे, अल्फ़ाबेट में आर का जो स्थान होता है वो 18 होता है, ए का 1 होता है, टी का स्थान होता है 20वां और ई का स्थान होता है 5वां। ठीक है, तो अब अभी आप आगे वाले को लगा लीजिए जो लिखा गया है आई, जेड, जी और वी। तो आई का स्थान होता है 9वां और जेड का स्थान होता है 26 और जी का स्थान होता है 7वां और वी का स्थान होता है 22वां। तो आपको यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है, 18, 9, 27 होता है ना, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। आर और आई जो हैं अल्फ़ाबेट में अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ए का स्थान जिस प्रकार से पहला होता है वैसा पीछे से जेड का स्थान होता है ना, तो एक दूसरे में अपोजिट संबंध रखते हैं ये। इसी प्रकार से टी भी है, ई भी है। नहीं आपको अपोजिट समझ में आता तो दोनों के जो स्थान है अल्फ़ाबेट में अगर उनका योग 27 आ रहा है तो वे दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसी प्रकार से आप फंड का ही बना लीजिए। फंड में देखिए एफ का स्थान जो होता है वो 6वां होता है और यू का स्थान होता है 21वां। तो अगर हम इन्हें अपोजिट की बात करेंगे तो या तो आप इन्हें दोनों का योग 27 बना लीजिए, या अगर आपको अपोजिट इनके वर्ड याद हैं तो वैसे लिख लीजिए। अगर यहाँ पर एफ के अपोजिट की बात करेंगे तो एफ हमारा अल्फ़ाबेट में पहले 6 नंबर पर आता है, तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, पीछे से जो 6वां नंबर पर आएगा तो पीछे से 6वें नंबर पर यू आएगा। तो यू का स्थान होता है 21, दोनों का योग भी 27 हो रहा है और 21 जो है यू का स्थान है, तो इसका अपोजिट जो होगा वो आपका एफ होगा क्योंकि एफ का स्थान 6 है। तो जो आंसर स्टार्ट होगा वो यू और एफ से स्टार्ट होगा और वो स्टार्ट हो रहा है दूसरे वाले ऑप्शन पर। तो इस प्रकार से आप दो को ही मिला करके आगे बढ़ सकते हैं, और भी मिला लीजिएगा, जहां पर से आंसर आ जाए वहीं पर से इसे स्टॉप कर दीजिए। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एबल को 3781 लिखा जाता है, समझ गए, और हेयर को 4365 लिखा जाता है, टूल को 9008 लिखा जाता है, तो रेटल को आप कैसे लिखेंगे? अब अगर इतना दे दिया है तो इसके अंदर के वर्ड भी आपको मिल जाएंगे। देखिए आर आपको मिल रहा है, आर यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, टी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, टी देखिए यहाँ पर मिल जाएगा, ई भी मिल जाएगा, एल भी मिल जाएगा। तो सब कुछ तो इनके अंदर मिल ही रहा है ना। तो बस जहाँ जहाँ पर आर की वैल्यू लिखी गई है, आर की वैल्यू यहाँ पर से आपको 5 मिल जाएगी और ए की वैल्यू यहाँ पर से आपको 3 मिल जाएगी और टी की वैल्यू आपको यहाँ पर से 9 मिल जा रही है, तो 9 2 बार लिख लीजिए। ई की वैल्यू यहाँ पर से आपको 1 मिल जा रही है और एल बचा हमारा लास्ट वाला, एल की वैल्यू यहाँ पर से 8 मिल जाएगी। तो जहाँ पर भी 53 991 8 लिखा हो उसे आप लोग सही कर दीजिए। तो 53 991 8 हमारे दूसरे ऑप्शन पर है, तो सही कर दीजिए। बस इतना ही आपसे पूछा गया था, दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आपको तालिका दी गई है, इसका आपको अवलोकन करना है और तालिका में जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आपको आंसर देना है। तालिका में विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न खेलों के लिए छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। ये विद्यालय ए बी सी डी ई आपको दिए गए हैं और खेल आपको दिए गए बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किन विद्यालयों के छात्रों ने सभी खेलों में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम संख्या में भाग लिया है, ये आपको बताना है। तो सभी खेलों की बात करेगा, किन विद्यालयों के, ठीक है। तो ए बी सी डी ई में देख लीजिए कि अगर आप टोटल यहाँ पर गिन लीजिए ना, अगर आपको गिनने की आवश्यकता है तो गिन लीजिए। ए विद्यालय में टोटल कितने छात्रों ने पार्टिसिपेट किया खेलों में, बी में, सी में, डी में, इन सबको यहाँ पर
योग कर लीजिए नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको अधिकतम और न्यूनतम समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं सिर्फ आंसर निकालने के लिए, तो आप यहाँ पर ये देखिए कि बी में देखिए क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेल रहे हैं 121 लोग, और कहीं पर क्रिकेट इतने ज़्यादा लोग नहीं खेल रहे हैं। और अन्य खेलों में बैडमिंटन में देखिए 67 लोग खेल रहे हैं, टेबल टेनिस भी सबसे ज़्यादा ही लोग खेल रहे हैं। तो सब खेलों में, फुटबॉल में भी 22 लोग खेल रहे हैं, बास्केटबॉल में सबसे ज़्यादा। तो जब सब कोई इसमें खेल ज़्यादा खेल रहा है तो इसके स्टूडेंट की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो बी तो हमारा सबसे अधिकतम वाले में आ जाएगा, बिना गिने ही आ जाएगा। योग मत करिए, समझ कर लीजिए। अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो क्रिकेट से ही देख लीजिए, क्रिकेट में सबसे न्यूनतम आपको कौन लग रहा है यहाँ पर। क्रिकेट में देखिए 67 भी है, 78 भी है। और लेकिन 78 वाले को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसके अन्य जो यहाँ पर देखिए बैडमिंटन में 23 ही से प्राप्त है, और जगह पर 26 हैं, 19 ये भी कम है, और बास्केटबॉल में एक बस ज़्यादा है। तो अगर देखेंगे सी और ई में तो सी सबसे कम होगा, समझ गए। तो इस प्रकार से आप देख कर भी कर सकते हैं, क्योंकि अंतर बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप देख करके ऑप्शन सही कर दीजिएगा, बी सबसे ज़्यादा और सी सबसे कम। लेकिन अगर अंतर इनमें कम कम होता, ये 67 होता, ये 65 होता, ये 63 होता, तो फिर आपको गिनती करनी पड़ती। अभी तो आप यहाँ पर देख करके बी और सी को एक अनुमान के तहत इसके आप सही कर सकते हैं। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर एक लिखा गया है कि एक सेवा प्रदाता द्वारा 4 लड़कियाँ हैं, राधा, नीना, मोहिता और ज्योति, जो क्रम में सेवाएं प्रदान करती हैं। उसके लिए कुछ शर्तें लिखी गई हैं कि मोहिता और ज्योति एक दूसरे के बाद सेवा प्रदान नहीं करती हैं, और नीना को तीसरे स्थान पर सेवा नहीं प्रदान करना है, और राधा, नीना एक दूसरे के बाद सेवा प्रदान नहीं करती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो चलिए इसे लगाने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी समझिए कैसे यह क्वेश्चन कह रहा है और क्या आप इसे लगा पा रहे हैं। इनमें 4 स्थानों की चर्चा की गई है, तो हम 4 स्थान बना लेते हैं। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा स्थान। जो जो बातें कह रहा है उनको हम बगल में लगाते हुए चलेंगे। मोहिता और ज्योति एक दूसरे के बाद सेवा प्रदान नहीं करती हैं, तो मतलब ये हुआ कि मोहिता और ज्योति को हम पास पास नहीं रख सकते हैं। अगर 4 नंबर पर मोहिता रखेंगे तो 2 नंबर पर आपका ज्योति हो सकती है। लेकिन एक कंडीशन और यहाँ पर रखी गई है, राधा और नीना एक दूसरे के बाद सेवा प्रदान करती हैं, मतलब कि राधा और नीना एक साथ हमेशा रहेंगी अगल बगल। तो यदि हम मोहिता को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तो राधा और नीना के लिए आपको 2 स्थान छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो अगल बगल ही रहेंगी। अगर मोहिता चौथे पर होगी तो ज्योति को हमें पहले स्थान पर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पास आ नहीं सकती हैं, और इनके बीच में कहीं ना कहीं पर राधा और नीना तो एक साथ ही चलेंगी। तो मोहिता और ज्योति आपस में स्थान चेंज भी कर सकती हैं। ज्योति चौथे पर जा सकती है, मोहिता जो है वो पहले पर आ सकती है। इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। नीना के बारे में एक जानकारी दी गई है कि नीना जो है तीसरे स्थान पर सेवा प्रदान नहीं करती है। तो अगर नीना सेवा प्रदान नहीं करेगी तीसरे पर, तो दूसरे पर करेगी, क्योंकि जगह ही ज़्यादा नहीं है। तो नीना अगर दूसरे स्थान पर आ गई तो तीसरे स्थान पर राधा अपने आप आ जाएगी। और राधा नीना आप देखिए साथ साथ भी हैं, और मोहिता और ज्योति एक दूसरे के बाद सेवा प्रदान नहीं कर रही हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है निश्चित रूप से जो सत्य कथन है उसका आपको चयन करना है। तो चलिए ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। मोहिता को सबसे पहले सेवा प्रदान की जाएगी। मोहिता जो है ये पहले नंबर भी सेवा प्रदान की जा सकती है और चौथे नंबर भी प्रदान की जा सकती है, इसकी श्योरिटी नहीं है। उसी प्रकार से ज्योति पहले नंबर पर की जाएगी या चौथे नंबर पर, इसकी भी श्योरिटी नहीं है। निश्चित रूप से जो सत्य होगा ना वो आपको बताना है। मोहिता को पहले नंबर पर सेवा प्रदान नहीं की जा सकती है भाई। मोहिता को मैंने बताया ना ज्योति के स्थान पर भी आ सकती है, तो पहले नंबर पर सेवा प्रदान की जा सकती है, लेकिन निश्चित नहीं है, वो चौथे नंबर भी जा सकती है। ये भी गलत हो गया। राधा को तीसरे नंबर पर सेवा प्रदान की जाएगी, यही बात बिल्कुल सही है, क्योंकि नीना का स्थान अगर दूसरा हो गया है तो राधा अपने आप तीसरे नंबर पर चली जाएगी। राधा की श्योरिटी है और नीना की श्योरिटी है, बाकी मोहिता और ज्योति की श्योरिटी नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा चौथा वाला। नेक्स्ट देखिए, हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है उस विकल्प का आपको चयन करना है जो दी गई श्रृंखला को रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। तो श्रृंखला आपके पास है ZA, BY, XC और DW। तो कुछ समझ में आ रहा है श्रृंखला को देख करके। Z और A एक दूसरे के अपोजिट हैं, B और Y एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसी प्रकार से XC एक दूसरे के अपोजिट हैं और DW एक दूसरे के अपोजिट हैं।
अब बस ये देख लीजिए कि सीरीज बढ़ कैसे आगे रही है। सीरीज देखिए बढ़ रही है, जेड से अगर आप 2 कम कर देंगे तो आपको एक्स मिल जाएगा, तो एक्स से आप 2 कम कर दीजिए तो आपको वी मिल जाएगा, तो वी लिख दीजिए। उसी प्रकार से आप यहां पर देखिए, ए जो है, ए के बाद में 2 बढ़ा देंगे तो सी मिल जाएगा, और सी से अगर आप 2 बढ़ा देंगे तो आपको ई मिल जाएगा, और वी और ई एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। तो अगर आपको वी मिल गया तो वी का अपोजिट ई कर दीजिए, क्योंकि वी का स्थान अल्फ़ाबेट में पीछे से 5वां होता है और ई का आगे से 5वां होता है। तो इस प्रकार से सही वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा वाला विकल्प। तो आसानी से आप इसे कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि 4 लोगों के एक समूह में ए बी से बड़ा है। तो इसे बनाते हुए चलते हैं। ए जो है वो बी से बड़ा है, तो बी से बड़ा कर दिया, और लिखा गया है डी जो है वो बी से छोटा है। डी अगर यहाँ पर बी से छोटा है तो इसके पीछे रहेगा, और एक और कंडीशन लिखी गई है, सी जो है डी से बड़ा है, तो सी को बीच में रख दीजिए, क्योंकि डी से बड़ा है किंतु बी से छोटा है, ये भी लिखा गया है ना। तो ये सीरीज आपकी ऐसे बन गई। अब आपसे पूछ रहा है इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा हमारा डी होगा। सही ऑप्शन ए वाला। समझ गए, जैसे कंडीशन रख रहा है वैसे इस सीरीज में रख देंगे तो छोटा बड़ा सब आपके सामने पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक तालिका आपको दी गई है, इसका आपको अवलोकन करना है। उसमें आपको कुछ दिए गए हैं। देखिए, तालिका में किसी कंपनी द्वारा विभिन्न मदों में व्यय दिया गया है जो कि 10 लाख के क्रम में है। तो यहाँ पर देखिए कच्चा माल है, वेतन है, अन्य है, कर है, और यहाँ पर सन दिया गया है 14, 15, 16, 17, 18। पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन, 5 वर्ष की अवधि में, मतलब कि 14, 15, 16, 17, 18 में 14 से लेकर के 18 तक भुगतान किए गए वेतन की औसत राशि आपको बतानी है। तो वेतन कहाँ पर लिखा गया, ये वाला। औसत करना है, मतलब कि इन सब को जोड़ लीजिए। 340, 398, 409, 456 और 479 को अगर आप जोड़ेंगे और औसत कर लीजिए, मतलब कि आपको 5 से इसमें भाग कर दीजिए। तो अगर आप औसत करेंगे तो इनको जोड़ने पर तो 2082 बटे आप 5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 416.4। तो ये किस ऑप्शन में लिखा गया है, ये लिखा गया हमारे पहले ऑप्शन पे। तो सबको जोड़ करके जितने साल की बात कर रहा है 5 सालों की, तो वो आपका औसत निकल आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। 4 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है। तो असंगत की आपको पहचान करनी है। तो यहाँ पर देखिए प्यादा, घोड़ा और ऊंट, ये तीनों जो हैं वो शतरंज के हैं, और जबकि इक्का जो है ये आप जानते हैं ताश की गड्डी में ताश से आता है। तो ये तीनों शतरंज खेल का संबंध रखते हैं। प्यादा, घोड़ा, ऊंट, हाथी, घोड़ा, राजा, ये सब आपका शतरंज में आता है, और इक्का, बेगम, बादशाह, ये सभी आपके ताश के पत्तों पर आते हैं। तो ये असंगत होगा इसमें से। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है नीचे दी गई तालिका का आपको अवलोकन करना है और प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो XYZ कंप्यूटर द्वारा जो है 5 वर्षों के दौरान बेचे गए कंप्यूटर प्रिंटरों का विवरण जो है ये नीचे आपको दिया गया है। तो प्रिंटर के प्रकार यहाँ पर लिखे गए हैं और सन आपको यहाँ पर दिया गया है। लिखा गया है 2014 की तुलना में वर्ष 2018 में मॉडल नंबर L1102, L1102 कहाँ पर है, ये वाला, बिक्री में लगभग कितने % की वृद्धि हुई है ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं कि 14 में कितना है, 18 में कितना है। तो 14 में देखिए यहाँ पर L1102 जो है वो 678 बिके थे, और 2018 में कितने बिक गए, 1245 बिक गए। तो कितने % की वृद्धि हुई, तो इसे आप घटा लीजिए। 1245 में अगर आप 678 घटाएंगे तो आपके पास निकल कर आएगा 567, और 567 की बढ़ोतरी किस में हुई है, 678 से निकालेंगे ना आप, बढ़ोतरी निकालना है प्रतिशत में तो, और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। तो आंसर आपके सामने जो आ जाएगा वो आ जाएगा
62% आ जाएगा। और 83.62 को लगभग में आपसे पूछा है ना, तो ये 84 हो जाएगा। तो 84% की वृद्धि हो गई 2014 से लेकर के 18 में। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लगभग में जो है आंसर पूछा है, तो दूसरे वाले ऑप्शन को आपको इसमें सही करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, कथन और धारणा से क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले आपको कथन को ध्यान से पढ़ना है। कथन में लिखा गया है कि प्राथमिक विद्यालय पर नैतिक शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। शिक्षा मंत्री के भाषण का एक अंश है कि प्राथमिक स्तर पर नैतिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। तो धारणा क्या निकल रही है? केवल छोटे बच्चों को ही नैतिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, या फिर बड़े बच्चों को नैतिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, शिक्षा मंत्री का जो भाषण है उसमें ये लिखा गया है या कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय पर नैतिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं लिखा गया कि बड़े बच्चों को आवश्यकता नहीं है, और केवल छोटे बच्चों को ही नैतिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, ऐसा भी कथन में नहीं कहा जा रहा है। वे प्रारंभिक विद्यालय की बात कर रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, वहाँ पर छोटे बच्चों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इस कथन से आप इस प्रकार की उल्टी धारणा नहीं निकाल सकते हैं कि केवल लगा देने वाला ना, ये हमेशा धारणा में आप गलत ही करेंगे। तो ना तो धारणा 1 और ना धारणा 2 जो है इसके अंतर्गत निहित होगी। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि P का अर्थ प्लस में है और S का अर्थ माइनस है, M का अर्थ मल्टीपल है, D का अर्थ भाग है, तो इस आपको समीकरण को हल करना है। तो आसान सा है, जहाँ जहाँ पर P लिखा गया है वहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे, और जहाँ पर M लिखा गया है वहाँ पर हम लोग मल्टीपल कर देंगे, और जहाँ पर S लिखा गया है वहीं पर हम लोग माइनस कर देंगे, और D की जगह पर हमको भाग करना। तो इस प्रकार से समीकरण बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको भाग को हल करना होगा। तो यहाँ पर 2 3 6, ये 3 बन जाएगा, और ये मल्टीपल करेंगे तो 6 माइनस 3 करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 और 3 जोड़ देंगे तो 6 आपके पास आंसर ये आ जाएगा। सही ऑप्शन आ जाएगा पहला वाला। तो जितनी जल्दी आपका कैलकुलेशन होगा उतनी तेजी आप आंसर को निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, यदि हम प्लस को मल्टीपल करते हैं और संख्या 3 को 2 के स्थान पर आपस में चेंज कर लेंगे तो नीचे दिए गए समीकरण कैसे संतुलित होगा, आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन में, इनमें चारों में आपको रख रख करके देखना पड़ेगा। पहले ऑप्शन में आपको प्लस की जगह पर मल्टीपल रखिए, और मल्टीपल की जगह पर प्लस रखिए, और 2 की जगह पर 3 रखिए, और 3 की जगह पर आप अगर 2 रखेंगे तो इस प्रकार से आप हर समीकरण को आपको हल करके देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से निकालिए, क्या 17 निकल रहा है, क्या 12 निकल रहा है, क्या 13 निकल रहा है। तो इसमें आप अगर करेंगे तो आपको तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही निकलेगा। कैसे निकलेगा कि 4 + 6 लिखा गया है, तो प्लस की जगह पर आपको क्या लिखना है, मल्टीपल लग करना है, और 3 की जगह पर आपको 2 रखना है, और मल्टीपल की जगह पर प्लस करेंगे और प्लस की जगह पर मल्टीपल भी करेंगे, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो 3 की जगह पर 2 रखिए, और मल्टीपल की जगह पर प्लस कर देंगे, और 2 की जगह पर 3 कर दीजिए। इस प्रकार से आपका समीकरण बना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डिवाइड वाला करेंगे, तो 2 3 6, ये 3 हो जाएगा, और 3 चौको 12, और 12 में से अगर आप 1 जोड़ेंगे तो आपको 13 मिल जाएगा। ये 2 माइनस का 1, तो ये 1 बन जाएगा, तो 12 1 13, तो ये 13 आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको चारों विकल्प ही चेक करने पड़ते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हमारा 18 नंबर क्वेश्चन होगा। इसमें कहा जा रहा है, नीचे दी गई जानकारी को आपको पढ़ना है और प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो दी गई तालिका में 15 से 18 तक आपको उत्तर प्रदेश यूपी के लिए टिकट बुक करने वाले व्यक्तियों और वास्तव में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या का विवरण दर्शाया गया है। तो पूछा क्या जा रहा है ये देख लेते हैं एक बार। टिकट बुक करने वाले व्यक्तियों की तुलना में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या का परसेंटेज सबसे अधिक किस में था। तो देखिए, जितने टिकट बुक होंगे अगर उतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो 100% हो जाएगा। मान लीजिए 2300 लोग जो हैं टिकट बुक किए और 2300 लोग यात्रा कर लेंगे तो 100% की यात्रा हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि बताना है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस ईयर में रहा है। तो जहाँ पर अंतर कम होगा वहाँ पर परसेंटेज ज़्यादा होगा यात्रा करने वालों का। जैसे यहाँ पर देखिए कि 3600 और 3400 में काफ़ी अंतर है। लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 150 का अंतर है।
और यहाँ पर 100 का अंतर है, यहाँ पर 500 का अंतर है। तो अंतर जितना ज़्यादा होगा उतना जो है टिकट बुक होंगे लेकिन ट्रैवल नहीं होंगे। जितना अंतर कम होगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। 2300 लोगों ने बुक किया और 2250 लोगों ने यात्रा कर ली। इसका मतलब है कि मात्र 50 लोगों ने यात्रा छोड़ी है। तो सबसे कम अंतर इसमें है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज भी इसका निकल कर आएगा। तो इसे सही कर दीजिए सी वाले ऑप्शन को। ठीक है, करने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। अगर करना चाहते हैं तो सबका आपका परसेंटेज भी निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं परसेंटेज? देखिए, ऊपर आपको रखना है 2250 और नीचे रख लीजिए 2300 को, तो मालूम चल जाएगा कितने परसेंट लोगों ने यात्रा की है। तो यहाँ पर से निकल कर आएगा 97.82% लोगों ने यात्रा की है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसी का निकलेगा। 2500 में से देखिए 2000 लोग गए हैं, तो ये तो आसपास हुआ कि 80% लोगों ने ही यात्रा की है। तो इस प्रकार से निकाल लीजिएगा। लेकिन जो मैंने आपको समझाने योग्य बताया था उस प्रकार से करेंगे तो आसानी से आपको मालूम चल जाएगा। फिर देखिए, तालिका से क्वेश्चन आया है, इसका अवलोकन करिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 19 नंबर क्वेश्चन होगा। तो गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस, फोटोग्राफी विषयों के प्राप्तांक और पूर्णांक आपको नीचे यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो हम लोग क्या काम करते हैं, प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं कि पूछा क्या गया है आपसे। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विषयों में अनिल के कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना है? तो अनिल ये है हमारा। गणित कहाँ पर, भौतिक विज्ञान कहाँ पर लिखा गया है? अनिल के नीचे देखिए ये। रसायन विज्ञान ये है और गणित कहाँ पर है? ये। तो ये तीनों विषय जो हैं इनको जोड़ लीजिए। 84, 89, 79 जो है इनको जोड़ेंगे तो 252 आ जाएगा। और 252 जो है ये 100 नंबर पर प्राप्त किए हैं इसने। आपसे यही तो पूछा जा रहा है कि अनिल के कुल प्राप्तांकों का कितना परसेंट है। तो 252 अगर प्राप्त देखेंगे तो कुल प्राप्तांक इसके 300 प्राप्त हो सकते थे और 252 इसने प्राप्त किए हैं। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये कट गया, 3 8 24 और 3 चौको 12। तो 84% नंबर इन तीनों विषयों में अनिल ने कुल प्राप्तांकों से प्राप्त किए हैं। तो 84% कहाँ पर है? लास्ट वाले ऑप्शन में हमारा लिखा गया है, तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन है, छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र बाएं सिरे से 9वें स्थान पर है और दाएं सिरे से 12वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने छात्र खड़े हैं? तो अगर बाएं स्थान पर, बाएं से 9वें स्थान पर वही छात्र हैं और दाएं से 12वें स्थान पर हैं, तो दोनों को जोड़ करके -1 कर दीजिए। तो 12 9 कितना हो जाएगा? 21 -1 बराबर 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हमने 1 इसलिए माइनस किया कि हमने दोनों तरफ से उस व्यक्ति का स्थान ले लिया, छात्र का, इसलिए सही ऑप्शन होगा 20 वाला। तो 1 आपको हमेशा दोनों तरफ से घटाना होता है। तो ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन था आज का। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, आर पी का पिता है और के का भाई है, जहाँ के डी की पुत्री और एस की भाभी है। यदि एस पी की माँ है तो एस आर में आपको संबंध बताना है। चलिए आप लोग भी संबंध लगाइए, आसान सा क्वेश्चन होता है लेकिन आपको समझना होता है। जनरेशन का खेल है सारा। यहाँ पर लिखा गया आर पी का पिता है, तो आर जो होगा वो पिता है तो ऊपर रखेंगे पिता को और पुत्र को हमेशा नीचे रखेंगे। तो आर अगर पी का पिता है तो जिसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त है, आर एक मेल होगा, पिता है तो मेल है तो प्लस लगा दीजिए, फीमेल है तो माइनस लगा दीजिएगा। और के का भाई है, कौन? आर के बारे में कह रहा है, के का भाई है तो के लेडीज भी हो सकती है, उसका भी भाई तो आर लगेगा। आगे लिखा भी गया के जो है डी की पुत्री है, तो के अगर डी की पुत्री है तो डी एक जनरेशन और ऊपर जाएगा और पुत्री है तो माइनस कर दीजिए। और डी जो है ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि माता पिता दोनों के पुत्र हो जाएंगे, ये पुत्र हो गया ये पुत्री हो गया, और के जो है एक दूसरे के भाई बहन हो गए। आगे लिखा गया है कि के जो है एस की भाभी है, और आगे देखते हैं एस पी की माँ है। अगर एस जो है पी की माँ है तो अगर पिता आर है तो आर की शादी होगी एस से, तभी तो ये पी की माँ लगेगी ना, क्योंकि पिता तो आर हो गए पहले से, एस से शादी होगी तो एस उसकी माँ लगेंगी। और एस और आर का संबंध क्या है? एस और आर एक दूसरे के पति पत्नी हैं, समझ गए। एक रिलेशन और यहाँ पर लिखा गया है, के जो है एस की भाभी यहाँ पर लिखा गया ना,
के एस की भाभी है और के मेरे हिसाब से एस की तो ननद लगेगी ना, के एस की ननद होना चाहिए था, यहाँ पर भाभी लिखा, लेकिन आंसर आपको मिलेगा एस और आर में रिलेशन पूछा है तो पति और पत्नी का रिलेशन होगा। सही ऑप्शन होगा इसका तीसरा वाला विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो तीसरे के साथ में वही संबंध रखता है दूसरे का जो पहले के साथ में है। 22 नंबर क्वेश्चन है आज का। कपड़ा से कमीज बनती है तो लकड़ी से फर्नीचर बनेगा। आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी से करिए और आगे बढ़िए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कथन और निष्कर्ष। आपको कथन आप लोग ध्यान से पढ़िए। कथन में लिखा गया सभी कैलेंडर चूहे हैं और सभी चूहे कुत्ते हैं। तो निष्कर्ष में जो बातें लिखी गई उनको बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कथन के अनुसार अपना डायग्राम बना लेते हैं ना, वेन डायग्राम, इससे आपको मालूम चल जाएगा। सभी जो कैलेंडर हैं, जो कैलेंडर का गोला होगा, सभी कैलेंडर चूहे हैं तो चूहों के अंदर होगा, समझ गए। और सभी चूहे कुत्ते हैं तो जो चूहों का गोला होगा वो कुत्ते के अंदर होगा। तो इस प्रकार से ये आपका बन गई संरचना। सभी कैलेंडर, तो कैलेंडर सी जो होगा वो सबसे अंदर, चूहे हैं मतलब चूहे उसके ऊपर होगा, और सभी चूहे कुत्ते हैं तो कुत्ते गोला सबसे ऊपर। अब चलिए देख लेते हैं। सभी कैलेंडर कुत्ते हैं, सभी कैलेंडर कुत्ते हैं, बिल्कुल सही है। कुत्ते के अंदर ही कैलेंडर का गोला है। और कुछ कुत्ते कैलेंडर हैं, कुछ जो कुत्ते हैं, कुत्ते गोले में देखिए कैलेंडर है, ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों ही हमारे निष्कर्ष जो हैं ये सही होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। इस प्रकार से वेन डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, यदि ए बी का पिता है, जो सी का पिता है, और डी सी का इकलौता पुत्र है, और सी की पत्नी एफ है, तो डी का ए से संबंध आपको बताना है। रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे, इसको तैयार कर लीजिए। तैयार कर लिए हैं तो प्रैक्टिस कर लीजिए। कैसे करना है ये हमसे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जब भी जनरेशन की बात करेगा तो हमेशा आप एक जनरेशन ऊपर या नीचे आपको करना है। लिखा गया है ए बी का पिता है, तो ए अगर पिता है तो ऊपर होगा पिता, बी का पिता है तो बी को नीचे कर दीजिए। जो सी का पिता है, जो जब भी लगता है उसके बगल वाले के लिए लगता है, मतलब कि बी के लिए लग रहा है, तो बी जो है वो सी का पिता है, समझ गए। तो एक जनरेशन और नीचे आ जाइए। और डी सी का इकलौता पुत्र है, डी जो है सी का पुत्र है ना, तो डी भी पुत्र हो गया आपका। एक जनरेशन और नीचे चले आइए। और सी की पत्नी एफ है, सी की जो पत्नी है वो एफ है, तो सी की पत्नी एफ है तो ये प्लस में हुआ, ये माइनस हो गया। तो डी का ए से रिलेशन क्या होगा? डी क्या लगेगा? डी देखिए ये पुत्र लगा, पुत्र का पुत्र क्या लगेगा? नाती लगेगा। और पुत्र का पुत्र जो है परपौत्र लगेगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला, वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रपौत्र सही हो जाएगा। समझ गए? 4 जनरेशन नीचे आई ना, पुत्र के पुत्र का पुत्र, तो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, उस संख्या का आपको चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकती है। ये 25 नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए कैसे करेंगे आप, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन आपको? 14 है, 41 है, 86 है, 230 है, 329 है। तो 14 अगर आप देखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 में अगर आप 5 जोड़ देंगे तो 14 बन जाएगा। समझ गए? इसी प्रकार से ये 3 का स्क्वायर पे 5 जोड़ेंगे, इसके बाद 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर में अगर आप 5 जोड़ दें तो ये आपका 41 बन जाएगा। समझ गए? इसके बाद 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 9 का स्क्वायर करिए, 9 9 81, प्लस 5 करेंगे 86 बन जाएगा। उसी प्रकार से 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5, तो 12 12 में 144, और 44 4 48 1 49, 149 जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट वाला 15 का स्क्वायर प्लस 5 है, और उसके बाद 18 का स्क्वायर प्लस 5 है। तो ये सीरीज इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। सही ऑप्शन हो जाएगा
तीसरा वाला विकल्प। अगला देखिए क्वेश्चन है 26 नंबर। उस विकल्प आपको चयन करना है जो नीचे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो WGUFSEQD में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर दो श्रृंखलाएं चल रही हैं। एक तो चल रही है W से U हो रहा है, W जो होता है 23वें स्थान पर होता है, U होता है 21वें स्थान पर, मतलब कि 2 कम हो गया। U से S की ओर जाएंगे तो U होता है 21 स्थान पर, S होता है 19 स्थान पर, तो यहाँ पर भी 2 कम हो गया। S से Q की ओर जाएंगे तो 2 कम हो गया, तो Q से 2 कम कर दीजिए ना। Q है 17 स्थान पर, 2 कम करेंगे तो यहाँ पर 15वें स्थान का O आ जाएगा। O से स्टार्टिंग होगी, पहला वाला ऑप्शन सही करिए, आगे बढ़ जाइए। नहीं तो एक सीरीज और दी गई है, G से F हो रहा है। G से F हो रहा है मतलब कि एक पीछे जा रहा है। G होता है 7वें स्थान पर, F होता है 6वें स्थान पर, तो 1 कम हुआ। F से देखिए, F से E हो रहा है, 1 स्थान कम हुआ। E से D हो रहा है, 1 स्थान कम हुआ, तो D से 1 स्थान और कम होगा तो आ जाएगा C। तो O और C, जबकि आपको O से ही आंसर मिल रहा है तो आप दूसरी सीरीज को मत मिलाइए, आंसर सही करिए पहला वाला और आगे बढ़ जाइए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। कथन में लिखा गया है कुछ छात्र जो हैं वो नृतक हैं और सभी नृतक संगीतकार हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं। कुछ छात्र जो हैं वो नृतक हैं, तो कुछ छात्रों का जो गोला होगा, ये छात्र का गोला जो है कुछ छात्रों का, वो नृतक के साथ में हमने अटैच कर दिया। जैसा ये कह रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। और कह रहा है सभी नृतक, ये जो नृतक हैं सभी, इनका जो गोला होगा, ये पूरा गोला, सभी नृतक संगीतकार हैं, तो सभी नृतक का जो गोला होगा वो संगीतकार है। इस प्रकार से ये हमारा डायग्राम बन गया। अब कह क्या रहा है, कुछ छात्र संगीतकार हैं, कुछ छात्र जो हैं संगीतकार हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ छात्रों का गोला जो है संगीतकार के अंदर आ रहा है। और कोई नृतक छात्र नहीं है, कोई नृतक छात्र नहीं, जबकि नृतक का गोला ही छात्र के अंदर है, तो ये तो गलत हो गया। तो एक ही निष्कर्ष सही निकलेगा। कौन सा पालन कर रहा है? दूसरा वाला ऑप्शन, केवल एक निष्कर्ष पालन करता है, वही पहला वाला। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दुकान में मौजूद अधिकांश हाथ घड़ियां महंगी हैं। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इस दुकान में मौजूद अधिकांश, अधिकांश मतलब कि ज़्यादातर घड़ियां जो हैं उस दुकान में, हाथ घड़ियां जो हैं महंगी हैं, लेकिन सस्ती भी तो होंगी। अधिकांश महंगी हैं, कुछ तो सस्ती होंगी, ये निकाल सकते हैं आप। कोई भी हाथ घड़ी सस्ती नहीं है, बात बिल्कुल गलत है। उसने ये नहीं कहा है, अधिकांश कहा है तो कुछ तो सस्ती होंगी। इस दुकान में मौजूद सभी हाथ घड़ियां महंगी, ये भी बात बिल्कुल गलत है। अधिकांश क्यों लिखता फिर? दुकान में सस्ती घड़ियां भी हैं, ये बात बिल्कुल सही है। महिलाओं के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है, इसलिए महिलाओं से संबंधित कोई भी ऑप्शन को नहीं सही करेंगे। तो तीसरा वाला विकल्प ही हमारा सही होगा निष्कर्ष के अनुसार, तीसरा वाला। अब नेक्स्ट देखिए हमारा, इसमें कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है, उनके अनुसार आपको धारणा बनानी है। सामाजिक बुराइयां दूर करने के लिए लोगों को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा वक्तव्य दिया गया है। तो आप इससे क्या धारणा निकालेंगे? ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कथन सीधा दिया गया है तो उल्टा आपको कथन हमेशा सही नहीं करना है, क्योंकि जब ये बात कर रहा है सामाजिक बुराइयां दूर करने के लिए लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है, तब ये सामाजिक बुराइयां दूर करने संबंधी शिक्षा की बात कर रहा है। और धारणा में ये क्या कह रहा है, शिक्षा सभी सामाजिक बुराइयों को दूर कर देगी। ये धारणा आप सही नहीं करेंगे, क्योंकि सामाजिक बुराइयां दूर करने के लोगों को शिक्षित करना है कि समाज की जो बुराइयां हैं उसके बारे में आपको शिक्षा देने के लिए कह रहा है, और ये शिक्षा जो है वो सामाजिक बुराइयों को दूर करेगी, ये नहीं आप सही कर सकते। सभी अशिक्षित व्यक्ति सामाजिक बुराइयों में लिप्त हैं, ये भी बात आप कथन से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो हमारी दोनों ही धारणाएं जो हैं गलत होंगी। इस प्रकार की धारणाएं को आपको सही नहीं करना है, ना तो धारणा 1 और ना ही धारणा 2। अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा 30 नंबर क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के एग्जाम में पूछे जाएंगे CBT 1 में, तो इसको छोड़े जा रहे हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे के साथ वही समझे, दूसरे का पहले के साथ में है। जैसे क्रिकेट में एम्पायर होता है, वैसे वॉलीबॉल में क्या होता है? रेफरी होता है, सर्विसमैन होता है, खिलाड़ी होता है, एम्पायर होता है।
ये कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी 30 क्वेश्चनों की रीजनिंग की सीरीज चल रही है। आप इसमें से मेरी आशा है कि कम से कम आप 22 से अगर 24 क्वेश्चन इसमें सही करते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे। धीरे धीरे हम आपको 30 में 30 सही करना बता देंगे, लेकिन अभी आपको 22 से 24 क्वेश्चन सही करने हैं। और आपका कितना स्कोर हुआ इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो इसको शेयर भी करिए और चैनल पर नए हों तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी प्रकार हम आपको मैथ की, रीजनिंग की, जीके जीएस की लगातार आपको सीरीज कराएंगे। साइंस स्पेशल के भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो धीरे धीरे आपकी रेलवे की सभी तैयारियां आगे बढ़ती रहेंगी। कंपटीशन इस बार काफ़ी ज़्यादा है, हर जगह वैकेंसियाँ कम है, तो आपको इस बार ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ज़्यादा मेहनत के लिए आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन को तैयार करना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।